नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है परछाई। रागिनी आज अपनी बेटी का सपना सुनकर विचलित हो गई थी। उसकी बेटी का वह सपना जो कभी उसका लक्ष्य था, जिसे कभी उसने भी अपनी पलकों के साये में समाकर देखा था, किंतु परिस्थितियों की मार के सामने उसका वह सपना चकनाचूर हो गया। आज वही सपना अपनी बेटी के मुख से सुनकर बरसों पुरानी यादें आज उसके सामने आ गईं। वो लम्हे जिन्हें रागिनी ने अपने पूज्य पिताजी की चिता के साथ जला दिए थे, वो लम्हे मानो आज उसके सामने नृत्य करने लगे हों। वैसे भी कोई जब भी रागिनी के बीते हुए कल में झांकता या उसके वो लम्हे याद दिलाता जिन लम्हों में वह अपनी जिंदगी के हसीन सपने सजाए हुए बैठी थी, वो दिन उसकी आंखों के सामने आते ही उसके सीने में एक आग सी लग जाती है। वह उसकी जलन से इस तरह तड़प उठती है मानो जिस तरह किसी बलात्कार की शिकार पीड़िता से न्यायालय में किसी वकील के द्वारा सवाल जवाब करने से, उसके व्यंग्यों से मानो जो पीड़ा उस पीड़िता को होती है। आज अपनी बेटी श्रेया के मुख से अपना लक्ष्य सुनकर उसे वो दिन याद आ गए जब उसने भी अपने पिताजी के सामने अपना सपना पहली बार जाहिर किया। जब रागिनी ने मिडिल की परीक्षा अपने गांव में ही रहकर जिले में पहला स्थान पाकर पास की थी, और जब यह खुशखबरी उसके हेड मास्टर खुद उसके घर लेकर आए थे। राम राम चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब आपके लिए खुशखबरी है। अरे मास्टर जी, ऐसी क्या खुशखबरी है जो आप हमें सुनाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? तनिक बैठिए, फिर तसल्ली लेकर बताइए। हाँ चौधरी साहब, जरूर, क्यों नहीं। आज तो हम बैठेंगे भी और चाय से ही काम नहीं चलाएंगे। आज तो हम मिठाई भी खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अब जरा बात तो बताइए, क्या खुशखबरी है जो आप इतने खुश हैं? तो फिर हम कितने होंगे? आप तो बहुत खुश होंगे, लेकिन पहले हमारी रागिनी बिटिया को तो बुलाओ। अरे भाई, खुशी तो उसी की दी हुई है। ऐसा भी क्या किया है हमारी रागिनी ने? उसके ने मिडिल कक्षा की परीक्षा पास कर पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया है। क्या? मास्टर के मुख से जिले में प्रथम स्थान की बात सुनकर चौधरी साहब चौंक गए। चौधरी साहब, है न खुशखबरी? सचमुच मास्टर जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है। क्या? मैं अपनी आंखों से लिस्ट देख कर आ रहा हूँ। रागिनी ही पूरे जिले में नंबर 1 पर है। अब जरा उसे बुलाओ। हाँ, पलटकर अंदर की तरफ आवाज़ देते हैं। रागिनी बेटा, तुम्हारे मास्टर जी आए हैं, जरा इनके लिए पानी लेकर आओ। रागिनी पहले नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। मास्टर जी प्लेट सामने रखवाकर रागिनी बिटिया को अपने पास बिठा लेते हैं और प्लेट में से पहला लड्डू उठाकर उसे अपने हाथ से खिलाकर उसे खुशखबरी सुनाते हैं। तुम्हें पता है बेटा, तुम पूरे जिले में नंबर 1 पर आई हो। जिले में तुम्हारा पहला स्थान है। क्या आप सच कह रहे हैं? और क्या हमारी इतनी हिम्मत कि हम अपनी रागिनी बिटिया से झूठ बोलें? सच। याहू! रागिनी खुशी से झूम उठती है। वह प्लेट से 2 लड्डू उठाकर एक पापा के मुंह में तो एक मास्टर जी के मुंह में। मास्टर जी, यह सब आपके कारण ही हुआ है। आपके मार्गदर्शन से ही मेरा पहला स्थान आया है। नहीं बिटिया, यह तो तेरी मेहनत और लगन की बदौलत है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, है ना चौधरी साहब? अब आप गुरु शिष्या अपने बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो? आप दोनों ही फैसला कर लो। हाँ, वो तो हम कर ही लेंगे। अब रागिनी बिटिया, एक बात बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहोगी? मास्टर जी ने सवाल किया तो रागिनी ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
वो क्यों बेटा? ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। मुझे किसी का भी दर्द या बीमारी में रहना अच्छा नहीं लगता। वाह, कितने नेक विचार हैं हमारी बिटिया के। वाह। हाँ मास्टर जी, हमारी बेटी का सपना डॉक्टर बनने का है, तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। मास्टर जी, अब मैं मम्मा को लड्डू खिलाने जाऊं? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, सबको खिलाओ। सबको पता लगना चाहिए कि हमारी रागिनी बिटिया नंबर 1 आई है। रागिनी के जाने के बाद मास्टर जी कहते हैं, चौधरी साहब, आपकी ये बेटी आपका ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। शायद आप ठीक कहते हैं मास्टर जी। एक वो दिन था जब स्वयं रागिनी ने अपने पिता के सामने अपना सपना, अपना लक्ष्य जाहिर किया। आज ठीक उसी तरह उसकी बेटी ने भी अपना सपना अपनी माँ के सामने अपना लक्ष्य जाहिर कर दिया था। हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में श्रेया का नाम आने से उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। खुद रागिनी भी बहुत खुश थी। रागिनी के पति यानी श्रेया के पिता राजेश द्वारा श्रेया को पूछे जाने पर अब आगे क्या करना है, मेरा बेटा आगे क्या करना चाहता है, तो श्रेया उन दोनों के सामने अपनी इच्छा जाहिर करती है कि डैड, मैं प्री मेडिकल टेस्ट देना चाहती हूँ। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। वो क्यों बेटा? ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। मुझसे किसी का भी दर्द या बीमारी में रहना देखा नहीं जाता। श्रेया के मुख से ऐसे विचारों को सुन रागिनी के सामने उसका अतीत खड़ा हो गया, जिस अतीत में वह कभी नहीं जाना चाहती। वह अतीत आज उसकी परछाई बनकर उसके सामने खड़ा था। रागिनी कमरे में बैठकर एकांत में अपने अतीत में खो जाती है, जिसकी चर्चा भी आज तक उसने अपने पति से भी नहीं की। वह सोचने लगती है कि किस तरह गांव में उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर उसके पापा ने उसे शहर में उसकी बुआ के यहाँ रहकर आगे पढ़ाई करने के लिए कहा था। माँ के मना करने के बावजूद पिताजी ने उसे आगे पढ़ाने का फैसला लिया था। माँ ने कहा था, सुनो जी, क्यों पागल हो रहे हो, जो उसे शहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो? अजी, मैं तो कहती हूँ जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया, अब वह बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा घर देखो और उसकी शादी की तैयारी करो। और वैसे भी क्या फ़ायदा उसे डॉक्टर बना के, एक ना एक दिन तो उसकी शादी करना ही है। बस बोल दिया, तुम क्या जानो। अरे इस तरह तुम्हारे माँ बाप ने न सोचा होता तो आज तुम इस चौका बर्तन के अलावा कुछ और भी जानती होती। हमारे समय लड़कियां घर से भी नहीं निकलती तो स्कूल तो क्या, लेकिन अब तुम्हारा समय नहीं है। अब हमारा देश आज़ाद है और लड़कियां भी। अरे तुम्हें तो फ़क्र होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और तुम हो कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, रागिनी की माँ ने कहा था। फिर पिताजी और उसकी माँ दोनों उसे शहर छोड़ने जा रहे थे। रागिनी भी अपने सपनों को पंख लगाकर उसे उड़ान देने एक नई उमंग के साथ खुश होकर जा रही थी। एक तरफ तो वह बहुत खुश है, वह अपने सपने को हासिल करने जा रही है, तो दूसरी तरफ उसे अपने माँ पिता से दूर रहने का भी गम है। उनसे अलग रहने का विचार जो उसके दिल में आता है, वह एक बेचैनी के साथ एकाएक विचलित सी हो जाती है। किंतु वह जानती है कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। गुलाब की खुशबू लेने के लिए कांटों के झाड़ से उसे तोड़ना ही पड़ता है, चाहे फिर कांटे ही क्यों न चुभ जाएं। वह कुछ इस तरह के विचारों को अपने दिल में लाकर अपने दिल में उमड़ने वाले तूफान को दबा लेती है। वह इन सब से ध्यान हटाकर अपने डॉक्टर बनने के सपने में खो जाती है। बुआ जी के घर रागिनी को उसके माता पिता लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही बुआ जी भी
पहले से ही मेरी पढ़ाई के बारे में जानती थी, वह हमें देखकर बोली, अरे भैया भाभी, आपने इतनी देर कर दी। हम तो आज सुबह से ही आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। बस शकुंतला, बस के कारण लेट हो गए, वरना हम तो सुबह के निकले हैं। वो तो बस के कारण देर हो गई। रास्ते में हर गांव के स्टेशन पर रुक रुक कर चल रही थी। अरे बस से अच्छा तो हम अपनी घोड़ा गाड़ी से चल देते तो जल्दी पहुंच जाते। अच्छा ठीक है, अब आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बुआ जी को बहुत खुशी थी कि मैं उनके यहाँ रहने और अपनी पढ़ाई करने आई हूँ। बुआ जी और फूफा जी बहुत खुश थे कि पापा ने मुझे पढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि ऐसा फैसला भी उस बहुत कम लोग ही ले पाते थे। रागिनी की भी उन्होंने खूब तारीफ की। एक छोटे से गांव की लड़की जिसने डॉक्टर बनने की सोची। दरअसल गांव की लड़कियां डॉक्टर बनने की बात तो क्या, गांव से बाहर जाने की या जाकर पढ़ने की भी नहीं सोच सकती, और ना ही उनके परिवार वाले। रागिनी के इस फैसले की और साथ उसके फैसले में साथ दे रहे माँ बाप की फूफा बुआ जी ने जमकर तारीफ की। जब माँ और पापा रागिनी की पढ़ाई चालू कराकर उसे अपनी बहन के यहाँ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त रागिनी की आंखें झलझला आईं। वह रोने लगी। उसे देखकर उसकी माँ पापा की आंखें भर आईं। बुआ जी ने रागिनी को संभाला। उन्होंने अपने भैया भाभी से भी कहा, रागिनी आपकी बेटी ही नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। आप निश्चिंत रहिए भैया भाभी, हम उसे आपकी कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम जानते हैं सक्कू कि तुम रागिनी का हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखोगी। वो तो पहली बार उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा। अरे भाभी, यह आपका ही घर है, आप यहाँ कभी भी आ जा सकती हैं। फिर क्या, अगर इस तरह रोओगी तो बेटी को ससुराल कैसे भेजोगी? शायद तुम ठीक कहती हो सक्कू। खैर, अब हमें इजाज़त दीजिए। और फिर रागिनी पढ़ाई में इतनी मशगूल हो गई कि वह अपने माँ बाप का ध्यान करना भी भूल गई, या ये कहें कि उसकी बुआ ने उसे इतना प्यार दिया कि कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रागिनी पढ़ाई करती रही, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। हर महीने रागिनी के माता पिता आते, एक दिन उसके साथ रुकते और वापस लौट जाते। रागिनी ने 2 साल दिन रात मेहनत कर 11वीं और 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास नहीं की, बल्कि उसने स्कूल में भी प्रथम स्थान दोनों साल प्राप्त किया। उसकी इस तरह पढ़ाई से उसके परिवार वाले, उसके माता पिता ही नहीं बल्कि उसका दूसरा परिवार यानी कि उसकी बुआ फूफा जी भी बहुत खुश थे। अब डॉक्टर बनने के लिए ये उसकी आखिरी साल यानी आखिरी सीढ़ी प्री मेडिकल टेस्ट, या इस साल भी रागिनी ने दिन रात मेहनत कर पढ़ाई की है। आज वह पेपर देने जा रही है। फूफा जी अपनी बिटिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, तभी पीछे से बुआ जी दही की कटोरी को लेकर दौड़ती आ रही हैं। अरे सुनो जी, रुको, हमारी रागिनी बिटिया को मुँह मीठा तो कर लेने दो। अरे कितनी बार आपसे कहा है कि निकलने के बाद मत टोका करो भाग्यवान, और तुम हो कि अरे आप तो यूँ ही हो जी। अगर अपनी बिटिया मुँह मीठा कर नहीं जाएगी तो मीठा सा चेहरा लेकर कैसे आएगी? मीठा मुँह कर घर से निकलने वालों का शगुन होता है। मुझे आपके शगुन से ज़्यादा अपनी बिटिया की पढ़ाई पर यकीन है। ओहो, अब आप दोनों बहस करने में लग गए। मैं लेट हो रही हूँ फूफा जी। खैर छोड़ो, लाओ बुआ जी, आपकी 1 चम्मच दही क्या पूरी कटोरी ही पी जाती हूँ। लाओ, ये लो बेटा। रागिनी उस दिन मीठा दही पीकर पेपर देने फूफा जी के साथ निकल जाती है। उस दिन वह और भी ज़्यादा खुश थी। एक तो आज उसके और उसकी डॉक्टर की पढ़ाई के बीच की ये आखिरी सीढ़ी, जो वह जानती थी कि वह आसानी से पार कर जाएगी, क्योंकि रागिनी वैसे भी हमेशा
सकारात्मक पहलू पर ही सोचती थी। वह नकारात्मक विचारों को तो कभी अपने पास भटकने भी नहीं देती थी। दूसरा, आज उसके माता पिता उससे मिलने आ रहे थे। वह खुशी खुशी पेपर देने के लिए चली जाती है। 2 घंटे बाद उसका एक पेपर ख़त्म होता है। फिर आधे घंटे का रेस्ट लेकर उसका दूसरा पेपर चालू होता है। शाम के 5 बजे तक उसके दोनों पेपर ख़त्म हो गए। पेपर रूम से बाहर आकर फूफा जी को देखती है तो वह उसे कहीं नहीं दिखे। वह वहीं फूफा जी के इंतज़ार में पार्क में बैठ जाती है। वह सोचने लगती है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि फूफा जी वक्त पर न आए हों। वह तो वक्त से पहले ही पहुंचकर मेरा इंतज़ार करते थे। आज 3 साल में यह पहला दिन है कि मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शायद गाड़ी खराब हो गई होगी या फूफा जी को कोई काम लग गया होगा, हो सकता है। इसी तरह रागिनी को सोचते सोचते 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया। उसने सोचा, चलो शायद उन्हें कोई काम लग गया है, आज चलो घोड़ा गाड़ी से ही घर चला जाए। रागिनी घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ जाती कि तभी गाड़ी लेकर फूफा जी का ड्राइवर आ गया। फूफा जी ने कभी भी रागिनी के लिए ड्राइवर नहीं भेजा था। वह स्वयं उसे लेने और छोड़ने जाते थे। वैसे भी उन्हें कोई काम नहीं था। वह अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस अफसर थे और अभी भी पुलिस की ऊंची पोस्ट पर कार्यरत थे। रागिनी के अलावा फूफा बुआ जी को कोई औलाद भी नहीं थी। शायद इसीलिए वह रागिनी को कुछ ज़्यादा ही चाहते थे। रागिनी ड्राइवर को देखकर पहले चौंक जाती है। फिर वह ड्राइवर से फूफा जी के न आने का कारण पूछती है। पता नहीं मैम साहब जी को कोई खास काम लग गया, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर छोड़ो, चलो। वह गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को चलाकर घर ले आता है। रागिनी गाड़ी में से ही घर के बाहर लोगों का जमघट जुड़ा देखती है तो वह ड्राइवर से पूछती है, ड्राइवर, ये हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? हमारे यहाँ इतने सारे लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? जी वो मैम साहब, जी वो मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही देख लो। हाँ, वो तो मैं देख लूँगी। चलो छोड़ो, गाड़ी पार्क करो। रागिनी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ कदम रखते हुए सोचने लगती है, आखिर इतनी भीड़ क्यों है? क्यों आज मुझे इन लोगों को देखकर बेचैनी हो रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे कदम भी लड़खड़ा से रहे हैं। कहीं कुछ अनहोनी नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं? वह भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुँच गई। उसने अंदर जाकर जो देखा, उसे देखकर तो मानो उस पर बादल बर्फ बनकर गिरे हों, जमीन फट गई हो और उसके लावा ज्वाला निकलकर उसके नीचे आकर उसे जलाने लग गया हो। उसके अंदर इतना दर्द उठा जितना किसी इंसान को जिंदा जलाने पर भी न होगा। उसके माता पिता आज गांव से अपने लाडली बिटिया से मिलने आ रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली नदी में बस गिर गई और उस बस में बैठे सभी 40 यात्रियों की मौत हो गई। रागिनी के फूफा जी को इस घटना का पता चला तो वह घटना स्थल पर पहुँचे। उन्हें वहां अपने साले और सारेज दोनों की लाशें मिली। उन पर तो मानो कोई पहाड़ टूट गया हो। रागिनी से भी नजरें मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने ड्राइवर को रागिनी को लेने भेज दिया था और उन दोनों लाशों को घर लाकर क्रियाक्रम की तैयारी में लगे हुए थे। फूफा जी बुआ ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी आज इस दुखद घटना से स्तब्ध थी। बुआ अपने होश को खो बैठी थी। आज पड़ोस की औरतें उन्हें समझा रही थीं, अगर तुम ही इस तरह रोओगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? तभी रागिनी आ पहुँचती है। सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। बुआ जी फूफा जी उसे देखकर अपने आप को संभालते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि वह
उसे संभाल सकें। रागिनी सामने रखे अपने माता पिता के निर्जीव शरीर को देखकर लड़खड़ा जाती है। उसके पैर उसका जवाब दे देते हैं। उसके मुख से एक चीख में 2 शब्द निकलते हैं, माँ पापा, और वह सदमे में चली जाती है। उसके दिल को बहुत गहरा आघात लगा था। शुरू के 2 महीने तो रागिनी सदमे में ही रही। फिर धीरे धीरे उसके बुआ फूफा जी ने उसकी दिन रात देखभाल की। उसे नॉर्मल होने में 1 साल लग गया था। इस बीच उसका मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट भी निकल गया था। उसने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके बुआ फूफा जी ने पूरी कोशिश की कि वह कॉलेज में दाखिला ले ले, किंतु रागिनी तो आज इस शब्द से ही नफरत करने लगी। वह अपने आप को अपने डॉक्टर बनने के सपने को ही अपने माता और पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। वह कहती कि उसके इस सपने ने ही उसके माता पिता को उससे छीना है। वह अपने सपने को पूरा करने शहर आती तो ना उसके माता पिता इस तरह मौत का शिकार होते। वह खुद को अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। डॉक्टर शब्द का तो उसके सामने कोई जिक्र भी नहीं करता। वह इस शब्द से नफरत करने लगी। रागिनी के माता पिता के देहांत के बाद उसके बुआ फूफा जी ने उसके माता पिता होने का फर्ज अदा किया। देहांत के 2 साल बाद एक अच्छा इंजीनियर लड़का राजेश से रागिनी की शादी की। रागिनी भी कभी अपने उस गांव लौटकर देखने भी नहीं गई जहां उसका बचपन बीता। उसने सपने देखे थे, उस गांव में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अब उसका मायका था तो सिर्फ बुआ फूफा जी का घर, और ससुराल उसका राजेश का, उसका खुद का घर। आज रागिनी ने अपनी बेटी का सपना सुना तो वह अंदर से झकझोर सी गई। उसे लगा कि उसके सपने आज उसकी परछाई बनकर उसके सामने खड़े हैं। तभी श्रेया माँ को आवाज देती है, मम्मा मम्मा, क्या सोच रही हो, कहाँ खो गई हो आप? और ये क्या, आपकी आंखों भरी हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं? नहीं, आंसू पोंछते हुए, नहीं, वो तो बस पुरानी यादों में खो गई थी बेटा, बस थोड़ा इसीलिए आंखों में पानी आ गया। क्या मम्मा, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि वो यादें याद मत किया करो जिनमें दुख हो। और आप मम्मा, मैं देख रही हूँ जब से मैंने अपना डॉक्टर बनने का सपना आप लोगों को बताया है, आप तभी से खोई खोई लग रही हो। मम्मा, अगर आपको मेरा डॉक्टर बनने का सपना पसंद नहीं तो बदल दूंगी। नहीं बेटा, सपने बदलने के लिए नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए देखे जाते हैं। तुझे सपना बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा करने की सोचना चाहिए। मेरी परछाई डॉक्टर बनने में मैं तेरे साथ हूँ। ओह थैंक्स मम्मा, आई लव यू, कहते हुए रागिनी की बेटी उसके गले लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत जल्द मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।